नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत के 2 एलपीजी टैंकर जहाज शिवलिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत की ओर रवाना हो गए हैं। करीब 92,700 मीट्रिक टन गैस लेकर ये जहाज 16 और 17 मार्च को गुजरात के मुंद्रा और कांडला पोर्ट पहुंचने वाले हैं। जहाजों की सुरक्षा आवाजाही के लिए भारत और ईरान के बीच लगातार कूटनीतिक बातचीत हुई। वहीं आसाम के सिलचार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी देश में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इधर कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी के आरोप लगाए। उधर पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल का एटीएम बन गया है। दक्षिण की बात करें तो कर्नाटका में कमर्शियल एलपीजी की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां मंत्री प्रियंक खरगे ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि गैस की समस्या एक हफ्ते में सामान्य हो सकती है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, ट्रम्प समर्थक लॉरा लूमर की अमेरिका को चेतावनी। पश्चिम एशिया संकट के बीच भी भारत पर दुनिया का भरोसा कायम, पीएम मोदी। स्विस ओपन क्वार्टर फाइनल में तरुण मनेपाली की कड़ी टक्कर, गिटिंग से हार कर भारत का अभियान खत्म। जेलों में ड्रग्स पर सख्ती, कैदियों के होंगे ड्रग टेस्ट, नशा मुक्ति के लिए नई पहल। चुनाव से पहले कांग्रेस में बयानबाजी तेज, राजमोहन उन्नीतान का के सुधाकर पर तांस। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। भारत की 2 एलपीजी टैंकर जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर भारत की ओर रवाना हो गए हैं। ये दोनों जहाज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, जिनका नाम शिवालिंग और नंदा देवी है। इन जहाजों में करीब 92,700 मीट्रिक टन गैस लड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये जहाज 16 और 17 मार्च को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट पहुंच जाएंगे। इन जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भारत और ईरान के बीच लगातार कूटनीतिक बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास से 4 बार फोन पर बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बात कर भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर जोर दिया। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है, जिससे इस अहम समुद्री रूट पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। फिलहाल भारत अपने अन्य जहाजों की सुरक्षित वापसी के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां एक और केंद्र सरकार मध्य पूर्व युद्ध के दौरान नागरिकों में हिम्मत जगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि विपक्षी पार्टी उन ताकतों के हाथों की कठपुतली है जो भारत के विकास की विरोधी है। आसाम के सिलचर में जहां चुनाव होने वाले हैं, एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार युद्ध के दौरान हमारे देश के नागरिकों की तकलीफों को जितना हो सके कम करने का पूरा ध्यान रख रही है। ऐसे में उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की नाजुक मोड़ पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह काम करेगी, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय हित से जुड़े इस अहम काम में एक बार फिर नाकाम रही है। कांग्रेस देश के अंदर डर पैदा करने की हर नामुमकिन कोशिश कर रही है। उसे उम्मीद है कि इससे देश मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका हिसाब किताब ये है कि ऐसा करके मोदी की आंख बार आलोचना की जाएगी। दुनिया भर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत की तेज से हो रही तरक्की को पचा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन्हीं ताकतों के हाथों की एक कठपुतली बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो एक के बाद एक चुनाव हार रही है, जल्दी सदियों तक हार का सामना करके ही रह पाएगी। पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं में झड़प,
चश्मदीदों के मुताबिक दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और नारे लगाए। शनिवार को मध्य कोलकाता में गृह पार्क के पास टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ये जगह ब्रिगेड परेड ग्राउंड से करीब 5 किलोमीटर दूर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज बाद में एक रैली को संबोधित करना है। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि जब वे प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तब कुछ जगहों से अचानक उन पर पत्थर फेंके गए। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एक बंगाली न्यूज चैनल को बताया, बिना किसी उकसाव के हम पर पत्थर फेंका गया, उन्होंने हमें गालियां भी दी। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और नारे लगाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि बीजेपी समर्थकों ने ही पहले गालियां दी और उन पर पत्थर फेंकने शुरू किए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय टीएमसी नेताओं के घरों पर भी पत्थर फेंके गए। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मौके पर पहुंची। ये घटना ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मोदी की रैली से ठीक आधे घंटे पहले हुई। ये रैली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का समापन होगी। प्रधानमंत्री अपने राज्य दौरे के दौरान 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल का एटीएम बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा चंडीगढ़ में एक जोरदार चुनावी अभियान चलाया। अपने भाषण में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पंजाब चुनाव में अकाली दल के साथ गठबंधन की आतकालों को खत्म करते हुए शाह ने घोषणा की कि पार्टी अगले विधानसभा चुनाव अपनी खुद की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ लड़ेगी। हम आज से ही पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। पहले हम आपके सामने एक जूनियर पार्टनर के रूप में आए थे और हमने यहां कभी सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। पंजाब नशे की समस्या और धार्मिक धर्मांतरण से जूझ रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही राज्य को नशे के इस खतरे से मुक्त करा सकता है। किसान परेशान है और उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहे हैं। इसी स्थिति के लिए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की सरकारें जिम्मेदार है। पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल का एटीएम बन गई है। अमित शाह ने जोरदार शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के नेताओं को राज्य का प्रशासन चलाने की छूट दे रखी है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। प्रियंक खरगे ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। देश में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की नाकामी की वजह से है। इस तरह मंत्री प्रियंक खरगे ने बिदर में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिदर में मीडिया से बात करते हुए प्रियंक खरगे ने सवाल उठाया कि युद्ध शुरू होने से पहले मोदी इजरायल में क्या कर रहे थे। उन्होंने अचानक डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ा दी। आखिर दिक्कत क्या है? यही उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगा दिया है? ये ESMA एक्ट कब लागू किया जाता है? केंद्र सरकार को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। होटल्स में सिलेंडर्स नहीं है, हॉस्टल्स में खाना नहीं बन रहा है। पुणे में टाटा कार्स का 60% प्रोडक्शन ठप हो गया है। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा दूसरा देशों में नहीं हो रहा, ये सिर्फ हमारे देश में हो रहा है। क्या हमारे देश में कोई युद्ध चल रहा है? रशिया और चाइना के जहाज ईरान से कच्चे तेल लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रम्प समेत हर कोई मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है। बीजेपी कह रही है कि सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, तो फिर वे खुद ही सिलेंडर बुक करके दिखाएं, प्रियंक खरगे ने कहा। एलपीजी सिलेंडर की समस्या एक और हफ्ते तक बनी रहेगी। एलपीजी सिलेंडर्स की समस्या के बारे में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा ने जवाब दिया है। एलपीजी सिलेंडर्स की कमी के कारण ये समस्या एक और हफ्ते तक जारी रहेगी। होटल मालिक और व्यापारियों को इस दौरान इंतजाम करना चाहिए। ईरानी सरकार ने कहा है कि वो भारत के साथ दोस्ती बढ़ाएगी। एलपीजी से भरी 10 से 12 जहाज भारत आने वाले हैं। 2 जहाज पहले ही रवाना हो चुके हैं।
उम्मीद है कि 1 हफ्ते या 10 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। मौजूदा डोमेस्टिक सिलेंडर्स को कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदलने का कदम उठाया जा रहा है। बहुत से लोग होटल्स पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सोमवार को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। कमर्शियल सिलेंडर्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की इजाजत नहीं है। अगर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचते हुए पाया गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने चेतावनी दी है। कर्नाटका की महिला उद्यमियों की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र। राज्य में कमर्शियल एलपीजी गैस की भारी कमी के कारण महिला उद्यमी भी मुश्किल में है। बेंगलुरु के गांधीनगर में स्थित रसपाका होटल की मालकिन रूपा शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस समस्या के तुरंत समाधान की मांग की है। पिछले कुछ हफ्तों में कमर्शियल कुकिंग गैस की भारी कमी और उसकी कीमतों में बढ़ोतरी ने होटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है। सिलेंडर की आपूर्ति में 50% से ज्यादा की कमी आने के कारण होटल्स को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा सिलेंडर्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महिला उद्यमियों का पहले से ही कम मुनाफा पूरी तरह खत्म हो गया है। इस इंडस्ट्री पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों महिला कामगारों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। ये अफसोस की बात है कि जिन इंडस्ट्री को हमने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, वे ईंधन की कमी के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसीलिए कर्नाटका में होटल इंडस्ट्री को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित की जानी चाहिए। गैस एलोकेशन में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे होटल को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए और प्रधानमंत्री से छोटे होटल के लिए सब्सिडी या वित्तीय पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध किया गया है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए के टीवी भारत। धन्यवाद।